तो आप सभी लोग का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस पॉइंटर में। जैसा कि मैंने पहला लेक्चर आप लोग को संविधान का लेक्चर उसमें मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको आप अच्छे से देख लीजिए। उस लेक्चर में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से संविधान की विशेषताओं के बारे में बताया है कि संविधान क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है और कहाँ से मूल रूप से संविधान हमारा कहाँ कहाँ से डिराइव किया गया है, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी समितियाँ हैं, वो सारी सब चीज़ें मैंने उस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उससे जाकर एक बार अवश्य देख लें। आज ये उसका दूसरा पार्ट है। इसमें मूल रूप से हम प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे और भारतीय राष्ट्र जो शासन अधिनियम आया था कि राष्ट्र को जो हमारे राज्य होते कैसे कैसे डिवाइड हुए थे, फिर कैसे उनको बनाया गया, ये सब चीज़ें इसमें हम बहुत बारीकी से देखेंगे। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप देखिए मैंने यहाँ पे टॉपिक डाल रखा है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना देखिए पूछा जाता है आपसे कि प्रस्तावना है क्या, तो इसे आप जान लीजिए कि प्रस्तावना है क्या बेसिक रूप से। तो प्रस्तावना देखिए क्या है, ये एक दस्तावेज होता है, संक्षिप्त रूप में एक दस्तावेज होता है, इसे याद रखना है आपको। और उसमें इसका उद्देश्य निहित रहता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई भी आप बुक लेते हैं तो बुक के पहले कंटेंट पे क्या, चैप्टर के सारे सब जितने चैप्टर उस बुक में दिए गए हैं उसका संक्षिप्त विवरण दिया रहता है। उसी तरह प्रस्तावना है कि संविधान में क्या क्या चीज़ है, सबका उद्देश्य इसमें निहित होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया है कि प्रस्तावना किसी भी दस्तावेज का एक संक्षिप्त विवरण होता है जिसमें दस्तावेज का उद्देश्य निहित रहता है। एक संविधान के विशेषज्ञ थे, नाम आपको फ्रेंड्स यहाँ याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में ये नाम पूछा गया है, नाना पालकीवाला। नाम आपको याद रखा है। नाना पालकीवाला ने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र आइडेंटिटी कार्ड कहा है। ये फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। आपको बस वीडियो को लास्ट तक देखते जाना है। इससे मैं जुड़े सारे फैक्ट और जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और तथ्यात्मक है सब मैं आपको बारीकी से समझाता चलूँगा। बस आपको एक बार इसको आराम से सुनना है, बाकी सब तथ्य आपको ऑटोमेटिक दिमाग में एक सेट हो जाएगा। तो नाना पालकीवाला का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने प्रस्तावना को ही संविधान का आइडेंटिटी कार्ड परिचय पत्र बताया, तो ये जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आगे देखिए इसमें मेंशन है कि अब प्रस्तावना आ गया तो प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, कौन प्रस्तावना को ले आया और कब लागू हुआ, ये चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को शामिल किया गया, ये तथ्य आपको याद रखना है कि कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से। अमेरिका देखिए दुनिया का पहला देश था जो अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था, तो ये भी फैक्ट आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब भारत के संविधान में कौन लाया, तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि 9, 11 और 13, ये 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर की डेट आपको वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को ले आए थे और 13 दिसंबर 1946 को, डेट भी आपको याद रखना है। तो प्रस्तावना को कौन ले आया था, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में एक उद्देश्य ले आए थे आज़ादी के बाद कि हमारा देश किस प्रकार से शासन होगा आगे चलकर, इसी उद्देश्य को थोड़ा बहुत बदलकर प्रस्तावना का नाम दे दिया गया। तो मूल रूप से प्रस्तावना में ये दिया गया है कि आज़ादी के बाद हमारे देश में जो भी शासन प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार से अपनाई जाएगी, कैसा शासन व्यवस्था होगा, ये सब सारी चीज़ें प्रस्तावना में इंक्लूड की गई थी। और अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को ले आया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। और एक व्यक्ति का आपको नाम याद रखना है, नाना पालकीवाला। उन्होंने प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड कहा था संविधान का। तो ये फैक्ट आपको इतनी जानकारी रखनी है। बाकी आप कितनी सारी बुकें पढ़ लें सब में यही आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन ये तथ्य होता है कि आप कैसे उसमें से तथ्य को आसान से निकाल लें और पॉइंट आउट कर लें कि हमें क्या क्या याद रखना है। वैसे आप किताब पढ़ेंगे तो इस पर काफ़ी कुछ लिखा गया है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें हमको नहीं पढ़ना है बहुत डिटेल में, क्योंकि हमें अपने काम की चीज़ें उसमें से निकालनी होती है। तो फैक्ट यही आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में बार बार, और इसी फैक्ट को आपको याद रखना है। तो मैंने आपको यहाँ से क्या क्या चीज़ बता दिया है उसको आप याद रखेंगे। पहला है कि नाना पालकीवाला, इन्होंने प्रस्तावना को क्या बताया था, तो आइडेंटिटी कार्ड बताया था, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद कहाँ से लिया गया,
तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। कौन ले आया था? जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1946 का। उद्देश्य पूछे इसका तो उद्देश्य आपको याद रखना है कि इस आज़ादी के बाद हमारे देश में शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली किस प्रकार की होगी, उसका उद्देश्य इसमें नहीं था। ये इतना फैक्ट बस आपको याद रखना, प्रस्तावना से यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आइए आगे चलते हैं इसमें। अब यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि प्रस्तावना में क्या शामिल किया गया था, किन बातों को ध्यान रखा गया था। तो प्रस्तावना मुख्य रूप से देखिए 4 बातों को शामिल किया गया है। अब कौन कौन सी उसे देख लेते हैं। भारत के संविधान का स्रोत क्या है, ये प्रस्तावना में इंक्लूड है। उसी में ये भी दिया गया कि हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अब दूसरा, इसमें भारत में अंतिम संप्रभुता किसके पास होती है, तो भारत के लोगों के पास होती है, ये भी प्रस्तावना में सम्मिलित है। अगला इसमें है कि राज्य का स्वरूप क्या है, किससे पता चलता है, तो ये प्रस्तावना से ही पता चलता है, इसको ध्यान में रखना। इसी में दिया गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये वर्ड भी प्रस्तावना में इंक्लूड है। ये इसमें क्या दिया गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में समाजवादी विचारधारा, जैसे हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, समाजवाद व्यवस्था है, को अपनाया गया है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि एक तो हमारी जो व्यवस्था है समाजवाद व्यवस्था है, लेकिन इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहा दिया था कि भारत की जो व्यवस्था है कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कि गवर्नमेंट सेक्टर और ग्रामीण सेक्टर दोनों का, जो प्राइवेट सेक्टर है, दोनों का सम्मिलित रूप से योगदान है, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इस तथ्य को आपको याद रखना है कि प्रस्तावना में किन किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। अब एक फैक्ट और आपको यहाँ से याद रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी फैक्ट बनेंगे उसको मैं साथ में इंक्लूड करते चलूँगा, क्योंकि पॉलिटी आप पढ़ेंगे बुक में तो तथ्य तो आपके आएंगे, लेकिन जो फैक्ट चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं उसको भी आपको याद करते साथ साथ रिलेट करके चलना है। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपको पता है कि रूस जो भारत का काफ़ी पुराना दोस्त है, तो रूस में जो है साम्यवाद समाजवाद है। साम्यवाद क्योंकि वहाँ का रूल रेगुलेशन भारत की तरह लचीला नहीं है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो साम्यवाद समाजवाद व्यवस्था कहाँ की है, तो रूस की है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आगे इसमें देखिए पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी यहाँ से ले लेनी है कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष क्या होता है। तो इसको आइए समझते हैं क्या होता है। अब धर्म निरपेक्ष देश के किसी भी विशेष धर्म को देखिए दर्जा नहीं दिया जाता है, क्योंकि भारत में आपने भी देखा है कि भारत देश में कई लोगों के कई मतलब धर्म के लोग रहते हैं, जैसे सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, 4-5 धर्म इसमें रहते हैं। तो किसी विशेष धर्म को दर्जा नहीं दिया गया, सभी धर्मों को समान आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष में भारत जो है एक स्टेट रिलीजन, किसी भी धर्म को स्टेट रिलीजन का मान्यता यहाँ पे नहीं देता है। सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देता है या उसके रिस्पेक्ट करता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वह राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे ये रखा गया है कि स्टेट रिलीजन में कोई भी जो राज्य है, भारत के 29 जो राज्य है, कोई भी विशेष किसी एक धर्म को लेकर के आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा, या किसी अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट में किसी विशेष धर्म को लेकर शिक्षा का माहौल नहीं तैयार करेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब लोकतांत्रिक क्या होता है, तो लोकतांत्रिक वर्ड को भी आपको समझना है कि जहाँ शासन जनता के द्वारा होता है, जनता के लिए होता है, तो वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे एक लोकतंत्र है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ से ऐसे रिलेट करते चलना है कि पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष मतलब होता क्या है, उसमें किस किस बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। तो धर्म से और रिलीजन से दी गई है कि इसमें कोई भी धर्म विशेष जाति को लेकर किसी बात का खंडन नहीं किया जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है कि जहाँ शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। इसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक प्रत्यक्ष होता है और दूसरा अप्रत्यक्ष होता है। हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये ध्यान में रखना कि हमारे यहाँ किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अप्रत्यक्ष। कई बार इस वर्ड को पूछा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब देखिए हम लोग संसद को चुनते हैं और शासन चलाते हैं वो लोग,
हम लोग डायरेक्ट पीपुल जो होते कॉमन नागरिक ये शासन नहीं चलाते हैं, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष व्यवस्था कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। और भारत में देखिए कैसी व्यवस्था है, तो संसदीय प्रकार के लोकतंत्र स्थापित किया गया। हम लोग संसद लोगों को चुनते हैं, जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसमें संसदों का इलेक्शन होता है हर एक स्टेट से। तो इसको ध्यान में रखना है कि ये जो है संसदीय प्रकार की अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था हम लोग के यहाँ अपनाई गई है। अगला एक वर्ड आता है इसमें गणराज्य, जिसे रिपब्लिक कहते हैं। तो इसमें दो चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, एक निर्वाचित एक अनुवांशिक। पहले क्या होता था कि राजशाही व्यवस्था थी, तो उसमें राजा के बाद उसका जो लड़का होता था वो राज्य करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि निर्वाचित सदस्य ही रूलिंग पार्टी के शासन करते हैं। तो इसमें भारत एक गणराज्य है, क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि भारत क्यों एक गणराज्य है। तो याद रखना है कि यहाँ पे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, चुने जाते हैं, ना कि अनुवांशिक होता है, इसलिए भारत को एक गणराज्य कहा गया है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग ने दो फैक्ट पढ़ लिए थे कि प्रस्तावना में 4 बातों को सम्मिलित किया गया था, तो 2 तो हम लोग पढ़ लिए, 2 अभी बचे हैं। तो 2 अब देखिए कैसे, एक तीसरा पॉइंट ये है, एक चौथा पॉइंट ये है। अब इसमें पूछा जाता है कैसे कि संविधान का उद्देश्य क्या है, किससे पता चलता है। तो हमें प्रस्तावना से ही संविधान का उद्देश्य पता चलता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रस्तावना में क्या दिया गया है कि आज़ादी के बाद हमारे देश का शासन कैसा होगा, वो ये उद्देश्य निहित किसमें है, प्रस्तावना में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए याद रखेंगे संविधान का उद्देश्य के बारे में किसके बारे में पता चलता है, तो प्रस्तावना से पता चलता है। तो ये तथ्य आपको याद रखना है। ये तीसरी पॉइंट हुई प्रस्तावना की। चौथा इसमें है कि प्रस्तावना से ही पता चलता है कि हमारा संविधान कब से लागू हुआ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 26 नवंबर 1949 डेट याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक, तो ये डेट आपको याद रखना है कि कब लागू हुआ। तो 26 नवंबर 1949 किससे पता चलता है, तो ये प्रस्तावना में निहित है, उससे पता चलता है। आगे इसमें एक पॉइंट आता है कि प्रस्तावना और संविधान का अंग है या नहीं। ये काफ़ी चर्चित मुद्दा है और विवादित भी रहा है। तो इसको ध्यान में रखना है कि पूछा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो इसमें 2 केस आए थे, एक इनरो बेरुवाली, नाम याद रखना है आपको, इनरो बेरुवाली और केशवानंद भारती का विवाद प्रकरण। काफ़ी लंबी कहानी है इनकी, आप नेट से सर्च करके एक बार पढ़ सकते हैं। हमें तथ्य यहाँ पे याद क्या रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ना कि अगर यहाँ पे मैं सारे तथ्य अगर लिख कर आपको समझाऊँ तो काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियो हो जाएगी, जिसे आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको फैक्ट बताऊंगा। देखिए कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, इनरो बेरुवाली और केशवानंद भारती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मामलों में बताया कि केशवानंद भारती के केस में बताया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, और इनरो बेरुवाली के केस में बताया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो बस इतना आपको याद रखना है किस में है और किस में नहीं है। अब कैसे याद रखेंगे इन दोनों के बारे में, देखिए भारत से भारतीय, यहाँ वर्ड याद करिएगा कि जो भी चीज़ भारत के गवर्नमेंट के साथ होगी भारत उसे एक्सेप्ट करता है। तो केशवानंद भारती वर्ड लगा है, तो इनके केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है, और इनरो बेरुवाली में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ से। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इनरो बेरुवाली के केस में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसे ध्यान में रखेंगे। और केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। ये फैक्ट केवल आपको यहाँ से याद रखना है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो प्रस्तावना में एक बार अब तक संशोधन हुआ है, ये भी तथ्य आपको याद रखना है। कब हुआ है आप देख लीजिए यहाँ पे, 42वां संविधान संशोधन 1976। आप कमेंट करके बताएंगे कि ये संशोधन किस लिए किया गया था, क्या ऐड हुआ था। मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको नॉलेज है इसके बारे में तो आप कमेंट एक ज़रूर करके बताइए। अब बीच बीच में आप वीडियो जो लोग भी देखते हैं कम से कम एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें कि मेरा एफर्ट कैसा लग रहा है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे कि आगे ऐसी वीडियो आप लोग के लिए लेकर आता रहूं। तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि हमारा चैनल भी ग्रोथ हो और लोगों की तरह। तो देखिए कितनी बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, तो एक बार। ये तथ्य आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए आप कहीं भी किसी चैनल पे आप पढ़ेंगे इतनी सारी तथ्य जानकारी आपको नहीं बताई जाएंगी, भले वहाँ पे क्वेश्चन आपको 50-100
करा दिए जाएंगे, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई इतनी सटीक जानकारी नहीं देगा। आपको इसे बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। अब बुक से आप पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, फिर आपको पेन डाउन करके नोट बनाना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप ऐसे भी नोट कर लेते हैं तो 2-3 बार, जितना बार आप चाहें, जल्दी से इसको रिवाइज करके और एग्ज़ाम में देखेंगे इसी में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने बहुत गहन अध्ययन करके इस लेक्चर को यहाँ पे बनाया है और पेन डाउन किया है। आप कोई भी बुक उठा लीजिए और उसमें जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे सारे फैक्ट इसमें मैंने इंक्लूड कर रखा है। चाहे वो लक्ष्मीकांत से पढ़ें आप, चाहे एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे लूसेंट पढ़िए, सब फैक्ट को मैंने इसमें करंट के मुद्दे से जोड़ करके वीडियो को बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे तैयार किया है। तो कितनी बार देखिए प्रस्तावना का संशोधन किया गया है, तो एक बार। कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। आपातकाल के दौरान उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, ये याद रखना है आपको। 1976 में एक बार किया गया था। जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था आपका, तो उस समय ये संविधान संशोधन लाया गया था। अब प्रस्तावना से ये पूछता है कि कितने शब्द जोड़े गए थे, तो याद रखना है इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आप देख सकते हैं कि प्रस्तावना कितनी महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैंने सारे फैक्ट लगभग इसमें इंक्लूड किया है। 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब इसमें देखिए एक शब्द और आपको ध्यान में रखना कि ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, इसे संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया है। ये कई बार आप कोई भी पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता किस में से आधारभूत ढांचा संविधान का किसे माना गया है? तो पंथ निरपेक्ष को माना गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसमें अगला है, एक फैक्ट आपको यहाँ से और याद रखना है कि उद्देशिका जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, और जैसे प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है, उसी तरह से यहाँ से रिलेट करके थोड़ा सा याद रखें कि उद्देशिका और प्रस्तावना में क्या अंतर है। तो उद्देशिका को आत्मा कहा जाता है और प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है। फिर अब देखिए केशवानंद भारती और एस.आर. बनबोई, 2 व्यक्तियों का नाम यहाँ से भी याद रखना है। इनके पक्ष में भी ये पंथ निरपेक्ष शब्द को लेकर थोड़ा सा विवाद रहा था। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष उद्देशिका संविधान में जुड़े हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो यहाँ से फैक्ट आपको क्या क्या याद रखना है कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और उद्देशिका, जो मैंने आपको बताया कि आत्मा कहा जाता है, किस संविधान संशोधन के तहत जुड़े थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। और केशवानंद भारती और एस.आर. बनबोई विवाद किससे रिलेटेड है? तो पंथ निरपेक्ष से रिलेटेड है, जिसे आधारभूत ढांचा माना गया था। दोनों लोग में विवाद रहा, तो ये 2 नाम आपको केशवानंद भारती और एस.आर. बनबोई याद रखना है आपको यहाँ से। अब फ्रेंड्स देखिए आज हम लोगों ने कितना कवर किया। इसमें प्रस्तावना को बहुत अच्छे से इसमें पूरा कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है। अब अगले वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा उसमें क्या स्टार्ट होगा, तो अब हमारा सीधा संशोधन जितने हैं और अनुच्छेद आर्टिकल से स्टार्ट होगा, क्योंकि अब हमारा जो भाग 1 से आर्टिकल स्टार्ट होते हैं और भाग 1 से लेकर हम लोग चलेंगे। जितने महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं सबको बारी बारी से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने संविधान बना लिया, संविधान में क्या क्या इंक्लूड है उसको पढ़ लिया, प्रस्तावना को पढ़ लिया, तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। आप कोई भी प्रैक्टिस बुक लेकर कवर कर सकते हैं। मैं भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊँगा, तो उसमें काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस करेंगे और 1 से 2 बार आप इसको ज़रूर रिवाइज़ करें। अगर हो सके तो कहीं से पेन डाउन कर लें, ताकि सारे फैक्ट आपके पास मौजूद हों कि एग्ज़ाम के समय आसानी से आप रिवाइज कर सकें। तो वीडियो कैसा लगा एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।